हेलो टू एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन क्या है ये? प्लांट टिश्यू कल्चर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी. Apart from mass multiplication of elites, it also provides the means to multiply and regenerate novel plants from genetically engineered cells. तो किसी भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स से यदि हम कोई अच्छे प्लांट्स बनाते हैं लैब के अंदर, तो इसको हम कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन. यूजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, क्या यूजेस हैं ऊतक संवर्धन के? पहला यूज है कि डिजीज फ्री प्लांट्स प्राप्त करना. सेकंड है रैपिड प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स दोज आर डिफिकल्ट टू प्रोपेगेट. थर्ड है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. फोर्थ है जेनेटिक्स इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉमर्शियल प्लांट्स. एंड फिफ्थ है ऑब्टेनिंग एंड्रोजेनिक एंड गाइनोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट्स फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. ये इसके कुछ मुख्य उपयोग हैं. डिजीज फ्री प्लांट्स इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं. जो भी प्लांट्स हमने जेनरेट किया है उसको हम डिजीज फ्री करके ही ग्रो करते हैं और उससे हम मल्टीप्लाई करके लगातार ऊतक संवर्धन के द्वारा नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं. सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रोटोप्लास्ट कल्चर के द्वारा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा भी हम नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं और काफ़ी मात्रा में हम कॉमर्शियल प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं. और हैप्लॉइड प्लांट्स, एंड्रोजेनिक और गाइनोजेनिक प्लांट्स भी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के तहत हम तैयार कर सकते हैं. टिश्यू कल्चर इज बिकमिंग एज एन ऑल्टरनेटिव मीन्स टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स. इन विट्रो ग्रोइंग प्लांट्स आर यूजुअली फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीजेस. तो कैसे होते हैं ये प्लांट्स? ये फ्री होते हैं बैक्टीरियल और फंगल डिजीज से. वायरस इरेडिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स इन वायरस फ्री स्टेज कैन ऑल्सो बी रैपिडली अचीव्ड इन कल्चर्स. तो वायरस फ्री प्लांट्स भी हम इनके द्वारा तैयार कर सकते हैं. मेथड्स यूज्ड इन टिश्यू कल्चर. कौन कौन से मेथड्स जो हैं टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं? पहला है माइक्रो प्रोपेगेशन, सेकंड है ऑर्गेनोजेनेसिस एंड थर्ड है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. इन तीन मेथड्स के द्वारा हम ऊतक संवर्धन कर सकते हैं. मॉडर्न प्लांट टिश्यू कल्चर इज परफॉर्म्ड अंडर एसेप्टिक कंडीशंस अंडर फिल्टर्ड एयर. तो टिश्यू कल्चर को या ऊतक संवर्धन को हम एसेप्टिक कंडीशंस यानी हम क्या करते हैं, पहले एक्सप्लांट को स्टेरिलाइज करते हैं. स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड या मर्क्यूरिक क्लोराइड या क्लोरीन वाटर इनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक्सप्लांट जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिजीज फ्री हो जाए और उसमें किसी भी तरीके का कोई कंटेमिनेशन ना हो. ऐसे एक्सप्लांट को हम मीडियम के अंदर रखते हैं और उससे पहले जब हम सारी तैयारी कर लेते हैं तो फिल्टर्ड एयर कहाँ से आएगी? फिल्टर्ड एयर आएगी लेमिनार एयर फ्लो के अंदर. लेमिनार एयर फ्लो का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं और हैपा फिल्टर से फिल्टर्ड एयर जो है वो अंदर चैम्बर के अंदर आती है. और ये हैपा फिल्टर्स जो हैं माइक्रोन्स के अंदर होते हैं. इसके छिद्र जो होते हैं वो माइक्रोन्स में होते हैं, जिससे बैक्टीरिया वायरस जो है वो इससे पास नहीं हो सकता और बैक्टीरिया वायरस जो है बाहर की तरफ रह जाते हैं और फिल्टर्ड एयर अंदर की तरफ आती है जहां हम ऊतक संवर्धन का काम कर रहे होते हैं. लिविंग प्लांट मटेरियल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट आर नेचुरली कंटेमिनेटेड ऑन देयर सरफेसेस एंड समटाइम्स इंटीरियर्स with microorganism. So surface sterilization necessary for explants is required. तो एक्सप्लांट का सरफेस स्टेरिलाइजेशन जो है बहुत आवश्यक होता है. और अभी मैंने आपको बताया ही था कि सोडियम हाइपोक्लोराइड या मर्क्यूरिक क्लोराइड या क्लोरीन वाटर से हम सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं. इन केमिकल्स की हम डिफरेंट कंसंट्रेशन बनाते हैं, जैसे 0.5%
या 1% या 2% कंसंट्रेशन बनाते हैं और इन कंसंट्रेशन में हम ये चेक करते हैं कि किस कंसंट्रेशन में हमको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिल रहे हैं, तो उस कंसंट्रेशन को हम ऑप्ट कर लेते हैं आगे के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो सरफेस स्टेरिलाइजेशन जो है वो बहुत ही आवश्यक है, जिससे किसी भी तरह का कंटेमिनेशन जो है वो एक्सप्लांट के अंदर ना हो। Mercury chloride and sodium hypochlorite solutions are used as a plant sterilizing agents difficult to dispose of. Explants are then usually placed on the surface of a solid culture medium. Explant को जब हम सरफेस स्टेरिलाइज कर लेते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड से या सोडियम हाइपोक्लोराइड से, तब इन एक्सप्लांट्स को हम डिस्टिल वाटर में वापस साफ करते हैं, धोते हैं उनको, और उसके बाद में ये एक्सप्लांट्स हमारे तैयार हो जाते हैं किसी भी कल्चर मीडियम के अंदर रखने के लिए। कल्चर मीडियम यहाँ पर कई तरह के बनाए जा सकते हैं। B5 मीडियम होता है, एक निश्च मीडियम होता है और एक होता है मुराशीज एंड स्कूब मीडियम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं MS मीडियम। Sometimes explant placed directly into a liquid medium, particularly when cell suspension cultures are desired. कभी कभी मीडियम हम कैसा बनाते हैं, सॉलिड ना बनाकर लिक्विड मीडियम बनाते हैं, जिससे सेल सस्पेंशन कल्चर भी किया जा सकता है। यदि हम सेल सस्पेंशन कल्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए लिक्विड मीडियम की आवश्यकता होती है। सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया आर जनरली कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड प्लांट हॉर्मोन्स। मीडिया के अंदर हम क्या क्या डालते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं। यानी जो चीज़ें, जो भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीज़ें हमें नेचुरल वे में प्लांट के लिए आवश्यक होती हैं, मिट्टी के अंदर जो पाई जाती हैं, उन कंडीशंस को हम कहाँ देते हैं, आर्टिफिशियली मीडिया के अंदर देते हैं, जिसको हम कहते हैं इन विट्रो यानी इन आर्टिफिशियल कंडीशंस। तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं जो पौधे के लिए आवश्यक होती हैं। Solid media are prepared from liquid media with the addition of a gelling agent, usually purified agar. सॉलिड मीडिया को हम कैसे बनाते हैं, अगार डालकर बनाते हैं। मीडिया इनिशियली लिक्विड होता है, लेकिन जब हम उसमें अगार ऐड करते हैं तो मीडिया जो है ऑटोक्लेव करने के बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है। इस सॉलिडिफाई मीडिया को हम पोर कर देते हैं, मेल्ट करके अपने टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, बीकर्स के अंदर, फ्लास्क के अंदर, जिसमें भी हमें टिश्यू कल्चर करना है उसमें पोर कर देते हैं। और पोर करने के बाद में ओवरनाइट उनको छोड़ दिया जाता है, जिससे मीडिया जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। द कंपोजिशन ऑफ द मीडियम, पर्टिकुलरली द प्लांट हॉर्मोन्स एंड द नाइट्रोजन सोर्स हैव प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द टिश्यूज दैट ग्रो फ्रॉम द इनिशियल एक्सप्लांट। तो कंपोजिशन जो है इसका सेट किया जाता है, कितना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, कितना ऑर्गेनिक चाहिए होगा, कितना हार्मोन्स चाहिए होंगे, कितने नाइट्रोजन सोर्सेस चाहिए होंगे, अमीनो एसिड्स कितने चाहिए होंगे, ये सब इसका एक मात्रा निश्चित की जाती है पर्टिकुलर प्लांट्स के आधार पर। जैसा प्लांट्स होता है, जिस तरीके के प्लांट्स को हमें ग्रो करना होता है, उसके हिसाब से हमें मीडिया तैयार करना होता है। An excess of auxin will often result in a proliferation of roots, while an excess of cytokinins may yield shoots. A balance of both auxin and cytokinins will often produce an unorganized growth of cells or callus. जब हम एक्सप्लांट को मीडिया के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर या पेट्री प्लेट के अंदर या बीकर के फ्लास्क के अंदर जब रखते हैं एक्सप्लांट को, और उसको कॉटन प्लग से कवर कर दिया जाता है, कवर करने के बाद में कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उसमें एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास बनना शुरू होता है। सेल्स जो हैं वो डिवीजन करती हैं, डिवाइड करने से एक अनऑर्गेनाइज्ड मास जो है सेल्स का बनने लगता है, जिसको हम कहते हैं कैलस। ये कैलस लगातार ग्रो करता जाता है। जब बहुत अच्छे से कैलस ग्रो कर जाता है तो इस मीडिया को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, और इस कैलस को अलग से फिर ट्रांसफर दूसरे मीडिया में कर दिया जाता है। ये ट्रांसफर कई बार, हम 6-7 बार करते हैं, जिससे कैलस जो है अच्छे से डेवलप हो जाए। कैलस के डेवलप होने के बाद में हम उसमें हार्मोन्स का
ट्रीटमेंट देते हैं ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस का। ऑक्सिन्स जो हैं, जब हम ऑक्सिन्स का ट्रीटमेंट देते हैं तो रूट्स प्रमोट होती हैं, और जब हम साइटोकाइनेंस का ट्रीटमेंट देते हैं तो शूट्स प्रमोट होती हैं। दोनों हार्मोन्स का ट्रीटमेंट हमें एक साथ नहीं देना होता है, क्योंकि यदि हम एक साथ दोनों हार्मोन्स का ट्रीटमेंट दे देंगे तो ना शूट डेवलप होगी ना रूट डेवलप होगी, और एक अनडिफरेंशिएटेड मास कैलस का बना हुआ रहेगा। इसलिए पहले ऑक्सिन्स का ट्रीटमेंट देते हैं जिससे रूट्स प्रमोट होती हैं, और उसके बाद हम साइटोकाइनेंस का ट्रीटमेंट देते हैं जिससे शूट्स प्रमोट होती हैं। But the morphology of the outgrowth will depend on the plant species as well as the medium composition. मॉर्फोलॉजी और आउटग्रोथ जो है वो प्लांट स्पीशीज की डिपेंड करती है मीडियम कंपोजिशन के ऊपर। एज कल्चर ग्रोस पीसेस आर टिपिकली स्लाइस्ड ऑफ एंड ट्रांसफर्ड टू न्यू मीडिया सब कल्चर्स टू अलाउ फॉर ग्रोथ और टू ऑल्टर द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कल्चर। जब कल्चर ग्रो कर जाता है तो उसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं काट कर और उनको हम नए मीडिया के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सब कल्चर, जिससे रैपिडली प्लांट्स बनने की प्रोसेस जो है वो तीव्र हो जाती है। एक छोटी सी लेबोरेटरी के अंदर हम ढेर सारे प्लांट्स टेस्ट ट्यूब के अंदर तैयार कर सकते हैं, जिनको हम प्लांटलेट्स कहते हैं। ये प्लांटलेट्स जो है वो टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार कर लिए जाते हैं, और इन प्लांटलेट्स को हम क्या करते हैं, बाद में निकालकर ग्रीन हाउस में ट्रांसफर करते हैं। और ग्रीन हाउस में कंडीशंस जो हैं वो कैसी होती हैं, एक एप्रोप्रिएट कंडीशंस होती हैं जो प्लांट के लिए आवश्यक होती हैं, कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं। और कंट्रोल्ड कंडीशंस में जब वो प्लांट सरवाइव कर जाता है तब उस प्लांटलेट को हम बाहर हार्डनिंग करते हैं, यानी फील्ड के अंदर लगाते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू कल्चर। क्या इम्पोर्टेंस है टिश्यू कल्चर की? In a relatively short time and space, a large number of plantlets can be produced starting from the single explant। यानी एक सिंगल एक्सप्लांट से बहुत सारे प्लांटलेट्स जो है एक शॉर्ट टाइम के अंदर लार्ज नंबर में बनाए जा सकते हैं और ग्रो किए जा सकते हैं, और एक छोटी सी लेबोरेटरी के अंदर इनको ग्रो किया जा सकता है। Taken an explant does not usually destroy the मदर प्लांट, सो रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स कैन बी क्लोन्ड सेफली। जो प्लांट्स एंडेंजर्ड हो रहे हैं उन प्लांट्स से भी हम एक्सप्लांट लेकर इनको लगातार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि हम एंडेंजर्ड प्लांट्स को वापस से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमें छोटा सा एक 5 मिलीमीटर का एक्सप्लांट ही केवल लेना होता है, जिससे हमारा जो एंडेंजर्ड प्लांट है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। It is easy to select desirable traits directly from the culture setup in vitro, thereby decreasing the amount of space required for field trials। तो कल्चर सेटअप के लिए जो भी डिजायरेबल ट्रेट्स हैं पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर, उन डिजायरेबल ट्रेट्स को हम आगे प्रोजेनी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Once established, a plant tissue culture line can give a continuous supply of young plants throughout the year। एक बार यदि प्लांट टिश्यू कल्चर की लाइन डेवलप हो जाती है तो उसको हम थ्रू आउट द ईयर लगातार बना सकते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड इज मच शॉर्टेंड, नो नीड टू वेट फॉर द होल लाइफ साइकिल ऑफ सीड डेवलपमेंट। सीड्स दैट रेडिली डू नॉट जर्मिनेट, रैपिड प्रोपेगेशन इज पॉसिबल। सीड्स प्लांट्स जो है मैच्योर होने पर सीड्स का प्रोडक्शन करेगा, तो हमें ये इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि सीड्स जब प्रोड्यूस होगा तब उन सीड्स के द्वारा हम प्लांट्स को ग्रो कर पाएंगे। हम प्लांट्स को एक्सप्लांट के द्वारा कोई भी एक्सिलरी बर्ड, लीफ, फ्लावर, एंथर कुछ भी लेकर हम प्लांट्स को जो है टिश्यू कल्चर के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो लंबा इंतज़ार हमें नहीं करना पड़ता है और प्रोपेगेशन जो है वो संभव हो जाता है। इन विट्रो ग्रोइंग प्लांट्स यूजुअली फ्री फ्रॉम द बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीजेस। ये प्लांट्स फंगल और बैक्टीरियल डिजीजेस से फ्री होते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कितने टाइप का होता है? पहला है कैलस कल्चर। कैलस कल्चर जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लांट लेते हैं, एक्सप्लांट के बाद में हम क्या करते हैं, उसको स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइज करने के बाद में मीडियम के अंदर उसको प्लेस करते हैं और
प्लेस करने के बाद में एक अनडिफरेंशिएटेड मास जो है बनता है, जिसको हम कैलस कहते हैं। और कैलस के छोटे छोटे पीस जब डेवलप हो जाता है कैलस, तो उसके छोटे छोटे पीस लेकर हम सब कल्चर करके ढेर सारे प्लांटलेट्स जो हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर बना सकते हैं एसेप्टिक कंडीशंस के द्वारा। सेकेंड है ऑर्गन कल्चर that may allow differentiation and preservation of the architecture. The organ culture refers to the in vitro culture and maintenance of an excised organ, primordial or whole or part of an organ in way and function. Organs का development जो है वो भी tissue culture के द्वारा किया जा सकता है। Next है single cell culture. Single cell culture is a method of growing isolated single cell aseptically on nutrient medium under controlled conditions. तो सिंगल सेल को हम कैसे, एक सिंगल सेल को भी न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में डेवलप कर सकते हैं प्लांटलेट्स के रूप में। नेक्स्ट है सस्पेंशन कल्चर। Suspension culture is a type of culture in which single cell or small aggregates of cell multiply while suspended in agitated liquid medium. सस्पेंशन कल्चर के लिए हमको लिक्विड मीडियम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स भी ले सकते हैं, और इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्योंकि सेल्स जो हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनके एग्रीगेट्स भी ले सकते हैं, सिंगल सेल भी ले सकते हैं। तो ये सस्पेंशन कल्चर में ऊपर लिक्विड के ऊपर ये तैरते रहते हैं और अपना पोषण जो है वो लिक्विड मीडियम से प्राप्त करते रहते हैं, और बाद में यही मल्टीप्लाई करके कैलस बनाकर एम्ब्रियो और शूट्स बनाते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का भी प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियो कल्चर। Embryo culture may be defined as aseptic isolation of embryo of different development stages from the bulk of maternal tissue of mature seed or capsule, and in vitro culture under aseptic and controlled physical conditions in glass vials containing nutrient semi-solid or liquid medium to grow directly into प्लांटलेट्स। तो एम्ब्रियो कल्चर भी इसी तरीके से किया जाता है। और नेक्स्ट है एंथर कल्चर। एंड्रोजेनेसिस इज द इन विट्रो डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स originating from potent pollen grains through a series of cell division and differentiation. तो एंथर कल्चर एंड्रोजेनेसिस मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें एंड्रोजेनेसिस का डिस्क्रिप्शन दिया था, वो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये भी हैप्लॉइड प्लांट्स को ग्रो करने का एक तरीका है। नेक्स्ट है फिर पॉलन कल्चर। पॉलन कल्चर इज इन विट्रो टेक्निक बाय विच द पॉलन ग्रेन्स प्रीफरेबली एट द माइक्रोस्कोपिक स्टेज आर स्क्वीज्ड फ्रॉम द इंटैक्ट एंथर एंड देन कल्चर्ड ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम वेयर द माइक्रोस्पोर्स विदाउट प्रोड्यूसिंग मेल गैमीट्स। इसके बाद आता है सोमैटिक embryogenesis. Somatic embryogenesis is the process of a single or group of cells initiating the development pathway that leads to reproducible regeneration of non-zygotic embryos capable of germinating to form complete plants. Explant culture. There are variety of forms of seed plants with trees, herbs, grasses, which exhibit the basic morphological units, that is root, stem and leaves. Parenchyma is the most versatile of all types of tissues. They are capable of division and growth. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लांट के रूप में हम कल्चर करते हैं, शुरुआती हम एक्सप्लांट से करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। क्या एडवांटेजेस हैं टिश्यू कल्चर की? इन ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम एंड स्पेस ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस स्टार्टिंग फ्रॉम दी सिंगल एक्सप्लांट। तो एक शॉर्ट टाइम के अंदर और कम स्पेस में लार्ज नंबर के प्लांटलेट्स जो है वो वाइल्स के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर तैयार किए जा सकते हैं एक सिंगल एक्सप्लांट के द्वारा। द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस पर्टिकुलरली गुड फ्लावर्स, फ्रूट्स और हैव अदर डिजायरेबल ट्रेट्स। तो प्लांट्स की कॉपीज जो है वो एग्जैक्ट कॉपीज जो है वो तैयार की जा सकती हैं जिसके अंदर अच्छे फ्लावर्स हों, फ्रूट्स हों और अच्छे डिजायरेबल ट्रेट्स हों जीन्स के। इनको हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। टू क्विकली प्रोड्यूस मैच्योर
प्लांट्स। अभी हमने आपको बताया था कि सीड्स बनने तक की प्रोसेस का हमें इंतज़ार नहीं करना होता है, जल्दी ही हम एक्सप्लांट लेकर किसी भी पार्ट को, रूट, स्टेम, लीफ से कहीं से भी एक्सप्लांट को लेकर जल्दी ही हम एक प्लांटलेट्स टेस्ट ट्यूब के अंदर तैयार करते हैं। उसके बाद उसको ग्रीन हाउस के अंदर ले जाते हैं कंट्रोल कंडीशंस में, और ग्रीन हाउस में जब सर्वाइव कर जाता है तो उसको हार्डनिंग के लिए हम फील्ड के अंदर ले जाते हैं। तो बहुत जल्दी मैच्योर प्लांट्स जो हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। The production of multiple of plants in the absence of seeds or necessary pollinators to produce seeds. Next है the regeneration of whole plants from plant cells that have been genetically modified. तो plants से हम genetically modified plants जो हैं उनका regeneration कर सकते हैं। The production of plants in sterile containers that allow them to be moved with greatly reduced chances of transmitting diseases, pests and pathogens. जो प्लांट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको स्टेराइल कंटेनर्स के अंदर हम रखते हैं, अलाउ करते हैं, उनको मूव भी किया जा सकता है और उससे रिड्यूस हो जाते हैं चांसेस किसी भी डिजीज, पेस्ट और पैथोजन के। The production of plants from seeds that otherwise have very low chances of germinating and growing like orchids and nepenthes. ऐसे प्लांट्स जैसे ऑर्चिड्स हैं, निपेंथिस हैं, इनके बहुत कम चांसेस होते हैं जर्मिनेट करने के, तो इन ऐसे प्लांट्स को भी हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा या ऊतक संवर्धन तकनीक के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं टिश्यू कल्चर की? Micro propagation is widely used in forestry and in floriculture. Micro propagation can also be used to conserve rare or endangered plant species. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर और एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर माइक्रो प्रोपगेशन जो है वो बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। ए प्लांट ब्रीडर में यूज टिश्यू कल्चर टू स्क्रीन सेल्स rather than plants for advantageous characters, example herbicide resistance or tolerance. Next है large scale growth of plant cells in liquid culture inside bioreactors as a source of secondary products like recombinant proteins used as pharmaceuticals. To cross distantly related species by protoplast fusion and regeneration of the novel hybrid. डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज को हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा या प्रोटोप्लास्ट कल्चर के द्वारा हम नए हाइब्रिड्स, नोबल हाइब्रिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है पोटैटो और टोमेटो का। जब हम क्रॉस करते हैं तो एक टोपेटो नाम का प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है जिसमें टमाटर के और आलू के दोनों के गुण होते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन पढ़ेंगे तब इन एग्जाम्पल्स को हम आगे बताएंगे। टू क्रॉस पॉलिनेट डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज एंड देन टिश्यू कल्चर द रिजल्टिंग एम्ब्रियो, दिस वुड अदरवाइज नॉर्मली डाई। एम्ब्रियो रेस्क्यू जिसको कहते हैं। थैंक यू।